हेलो एवरीवन। और आज हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और जियोमॉर्फोलॉजी की ये जो क्लास है वो कंप्लीट क्लास है। ठीक है। अब जियोमॉर्फोलॉजी के पहले हमने जो क्लास ली थी जियोलॉजी की ली थी। अब जियोलॉजी जो है वो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने अर्थ का इंटीरियर जाना था। ठीक है। इंटीरियर जाना था। अब जियोमॉर्फोलॉजी में हम अर्थ के मॉर्फोलॉजी में हम अर्थ के सरफेस को एनालाइज करेंगे कि सरफेस कैसे बना। जो सरफेस में हम पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं, मैदान देखते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जो सारी चीजें हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी की चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में जियोमॉर्फोलॉजी के चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे जो हमारा जो मैग्मा है वो मैग्मा निकल के लावा बनता है जो पृथ्वी के ऊपर आगे। उसके बाद उस लावा के साथ कई सारे खनिज आते हैं या कई सारे तत्व आते हैं। ठीक है। तो ये तत्व पढ़ेंगे जैसे कि ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है या मैग्नीशियम है। ठीक। तो ये तत्व देखेंगे। तत्व से मिलकर बनता है खनिज, तो हम खनिज देखेंगे। खनिज से मिलकर बनता है शेल। ठीक है। तो हम शेल देखेंगे। तो ये सारी चीज है वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद इन शेलों का अपक्षय, ठीक, अपर्दन, उसके बाद निक्षेपण। ठीक। और ये अपर्दन से कौन सी आकृतियां बनती हैं, जैसे अपर्दन से नदी घाटी में कौन सी आकृतियां बनती हैं, कौन से फॉर्मेशन होते हैं अपर्दन से। निक्षेपण से कौन से फॉर्मेशन होते हैं, जैसे निक्षेपण नदी बह के जाती है और यहां से कंकड़ पत्थर ये मान के चलो सी है और यहां ले जाती है। अब यहां इसका फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है। अब वो स्लो हो जाता है तो यहां कंकड़ पत्थर जम जाते हैं और ये आकृति बनती है डेल्टा। ठीक। अब ये जो डेल्टा है ये डेल्टा है निक्षेपण का फॉर्मेशन कि भाई निक्षेप करके ये डेल्टा बना है। तो इसी प्रकार से सभी चीजों में हम अपर्दन और निक्षेपण से कौन कौन सी आकृतियां बनती है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीज हम समझेंगे। अब देखो आगे जियोलॉजी में हमने पढ़ा था यूनिवर्स, जो सोलर सिस्टम है, जो इंटीरियर पार्ट है हमारा अर्थ का। उसके बाद ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। तो जो पहला लेक्चर है, जो फर्स्ट लेक्चर है, वो जरूर देखिए क्योंकि उसी से हम आप क्या पढ़ने वाले हैं। और ज्योग्राफी जो है वो इस लेक्चर से हम अगर देखें तो वो थोड़ा आधा आधा समझ में आएगा या थोड़ा सा समझ में आएगा। पर हम फर्स्ट लेक्चर से देखें तो हमारी जो जियोग्राफी का फाउंडेशन वो अच्छी तरीके से बिल्ड होगा। तो मैंने ये यहाँ प्लेट टेक्टोनिक और जो अर्थ के वॉल्केनोज ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखी है। अब हम शुरुआत करते हैं हमारी जियोमॉर्फोलॉजी का। देखो सरफेस जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे मेन चीज है हम एनालाइज करेंगे सरफेस को, वो बनती कैसे हैं, वो बिगड़ती कैसे हैं, वो चीजें। अब देखो सबसे पहले आता है पृथ्वी की भूप्रकृति के प्रमुख तत्व। अब ये कैसे तत्व निकलते हैं तो वो चीज जानते हैं। देखो एक ज्वालामुखी है। ठीक। इस ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है और मैग्मा यहां तक मैग्मा रहता है। कहां तक, जब वो इंटीरियर पार्ट में रहता है। इंटीरियर पार्ट में अगर रहता है तो मैग्मा और ऊपर आके वो लावा बन जाता है। अब ये लावा जो है वो ठंडा होता है और ये ठंडा होता है और एक सेल बनता है। अब ये सेल जो है वो खनिज से बनी है और खनिज जो है वो तत्वों से बने हैं। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तत्व से। ठीक है। तो हमारे जो
पृथ्वी की भूप्रकृति के प्रमुख जो तत्व हैं वो कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, 46.60 या 60%। ठीक है, 46.60% ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन, इसी प्रकार ये परसेंटेज दे रखे हैं, जैसे एल्यूमिनियम 8.13% पाया जाता है। और इन्हीं तत्वों से मिलकर बनते हैं खनिज। ठीक है, तो ये तत्व मिलकर खनिज बनते हैं, मिनरल्स बनते हैं। और खनिज क्या है? तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त एक पदार्थ है। वो अकार्बनिक कार्बनिक हो सकता है, क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना होती है उसकी, निश्चित रासायनिक संगठन होता है उसका, और भौतिक गुणधर्म होते हैं उसके। और जो खनिज है उसका मूल स्रोत जो है वो मेग्मा या मेग्मा का ऊपर आना तो लावा है। ठीक, ये इतना समझ आया। अब खनिज से आगे खनिजों का वर्गीकरण। खनिज का वर्गीकरण किसे? तो दो प्रकार के खनिज होते हैं, एक मेटेलिक है और एक नॉन मेटेलिक है, धात्विक अधात्विक। अब धात्विक में सोना चांदी प्लेटिनम ये बहुमूल्य में आते हैं। उसके बाद लोहा, ठीक है, उसके बाद अलोहतक तो तांबा सीसा जिंक एल्यूमिनियम ये सारी चीज। उसके बाद अधात्विक में गंधक फास्फेट नाइट्रेट और सीमेंट आती है। सीमेंट एक मिश्रित रूप है। ठीक, तो ये खनिज का वर्गीकरण हो गया। उसके बाद जो खनिज है वो 6 खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उन्हीं को मिलाने से सारे अन्य सेले अन्य खनिज बनते हैं। तो फेल्डस पर सबसे पहला है, ये 50% भाग जो है वो भूपर्पटी पर पाया जाता है। ठीक है, 50 मतलब आधा भाग तो फेल्डस पर का ही हो गया भूपर्पटी पर, जिससे चीनी मिट्टी और कांच में उपयोग किया जाता है। हल्का क्रीमी होता है और गुलाबी होते हैं फेल्डस पर। उसके बाद क्वार्ट्ज जाता है, जो रेत और ग्रेनाइट का घटक है और पानी में अघुलनशील होता है, ये पानी में नहीं घुलता है। इसे रेडियो और रडार में उपयोग किया जाता है। उसके बाद पायरोक्सिन, पायरोक्सिन जो है वो भूप्रकृति पर 10% 10% है और उल्कापिंड में भी पाया जाता है। ठीक, उसके बाद एम्बी एम्फीबोल, एम्फीबोल जो है वो एस्बेस्टस उद्योग में उपयोग आता है। एस्बेस्टस उद्योग का क्या है? तो जैसे हमारे सीमेंट वाले चद्दर बनते हैं उसमें भी एस्बेस्टस का उपयोग होता है। उसके बाद जो सीमेंट के पाइप बनते हैं तो वो उद्योग जो है एस्बेस्टस उद्योग कहलाते हैं। उसके बाद माइका, तो माइका जो है वो विद्युत की कुचालक होती हैं। अब विद्युत की कुचालक होती हैं तो उसका प्रयोग जो है वो विद्युत उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, तो ये माइका जैसे इलेक्ट्रिक स्विच बनते हैं, इलेक्ट्रिक जो हमारे जो पोल है और पोल पे जो तार है और तार के जो रिंग्स बनते हैं वो रिंग्स इस माइका के बनते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ऑलिव वाइन। ऑलिव वाइन जो है आभूषण में उपयोग होता है और बेसाल्टिक शिलों में मिलता है। ठीक है, तो ये 6 प्रमुख खनिज समूह हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो खनिज से सेल बनता है, तो खनिज ए जैसे और खनिज बी, इन दोनों को मिला के सेल बनता है। मतलब ये क्या अधिक खनिजों का मिश्रण ही सेल कहलाता है। तो रॉक्स क्या है? ये इन खनिजों का मिश्रण है। और सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य देखें तो 3 प्रकार के आग्नेय अवसादी और कायांतरित सेल हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे बनते हैं। उसके बाद पेट्रोलॉजी जो है वो सेलों का विज्ञान कहलाती है। जो पेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट जो है वो सेलों के विज्ञान के साइंटिस्ट मतलब सेलों का अध्ययन करने वाले रिसर्च करने वाले होते हैं। तो पेट्रोलॉजी ही वो सेलों का विज्ञान कहलाती है। अब सेल चक्र क्या है? तो देखो सरल सी चीजें हैं जो आसान है, इजी है। ये ज्वालामुखी है, यहां से अंदर से मैग्मा निकल रहा है और मैग्मा ऊपर आके लावा बनते हैं और लावा ठंडा होके जो है वो आग्नेय सेल बनता है। ठीक है, इग्नियस रॉक, तो ये अग्नि सेल अपक्षय आवर्तन होके कहीं निक्षेपित होती है, निक्षेपित होती हैं और इस निक्षेपण के कारण ये जमा होती है। तो जो अंदर वाली सेल वो अवसादी सेल में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, तो ये जमाव के कारण होती है। उसमें जमाव में दाब दाब आयतन में चेंजेस होते हैं, तो वो आगे जाके कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है और फिर से पिघलती हैं, फिर से मैग्मा बनता है और फिर से ठंडा होता है, फिर से आग्नेय, फिर से अवसादी और फिर से कायांतरित। तो ये कहलाता है सेल चक्र, द रॉक साइकिल। ठीक है, उसके बाद 3 तरह की आपने रॉक्स पढ़ी, आग्नेय अवसादी और कायांतरित। उसमें से ये आग्नेय सेल है।
ये प्राथमिक है, ठीक है, ये प्राथमिक सेल है, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं उसको। और अगर ये जो लावा है वो अगर धीमे धीमे ठंडा हो रहा है तो ये बड़े कण में होता है और ये ग्रेनाइट बनता है, ठीक है। अगर धीमा शीतलन है तो ग्रेनाइट, और अगर शीघ्र मतलब जल्दी ठंडा हो जाता है तो वो बनता है बेसाल्टिक रॉक, ठीक है। तो ये, और ये मैग्मा है, मैग्मा बाहर आते ही ये लावा बन गया और लावा ठंडा होके क्या बना, आग्नेय सेल। अब आग्नेय सेल से अपक्षय होगा, वेदरिंग होगी, परिवहन होगा, उसके बाद डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन के बाद परत दर परत ये जो चट्टाने आग्नेय सेल की जमती जाएगी, किसके कारण, निक्षेपण के कारण। और यही जो चट्टाने हैं वो आगे जाके अवसादी सेल में परिवर्तित हो जाएगी दबाव के कारण, ठीक। तो यांत्रिक मैकेनिकल हो तो बलुआ पत्थर बनेगा, चुना पत्थर बनेगा। अगर कार्बनिक रूपांतरण हो, अवसादी सेल का जो आग्नेय सेल है उस आग्नेय सेल में कार्बनिक रूपांतरण हो तो जो वो कोयला और खड़िया बनेगी, और रासायनिक हो तो पोटास और हेलाइड बनता है, ठीक है। और ये परत दर परत जो है वो नीचे जम जाती है, इसमें जीवाश्म होता है, ठीक है। पर आग्नेय सेल में कोई जीवाश्म नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई जीवाश्म नहीं होता, पर यहां जीवाश्म होते हैं, ठीक है। अब कायांतरित सेल, तो यहां भी कोई जीवाश्म नहीं होता, क्योंकि दाब दाब के कारण जो दबाव पड़ रहा है, आयतन उसका कम हो रहा है, और ताप जो है वो जैसे 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गर्म हो रही है, उसके बाद जो अवसादी सेल है वो कायांतरित सेल में परिवर्तित होती हैं, तो ये जीवाश्म जो है वो उसमें खत्म हो जाते हैं। मतलब ये अवसादी सेल है, जैसे चिकनी मिट्टी ये अवसादी सेल है जो किसमें परिवर्तित होगी स्लेट में। उसके बाद चूना पत्थर, तो चूना पत्थर जो है वो किसमें परिवर्तित हो गया, ये कायांतरित सेल है, ये संगम में परिवर्तित हो गया, और ये ताप आयतन दाब के कारण ये एक पैटर्न के रूप में संग्रहित होती हैं, उसको हम फोलिएशन बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। दो प्रकार की होती हैं, अंतर्जनित एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बहिर्जनित, ठीक है। अंतर्जनित प्रक्रियाएं जो सरफेस के अंदर इंटीरियर पार्ट है, और उस इंटीरियर पार्ट के कारण कोई फोर्स लगता है, जैसे प्लेट का, भाई प्लेटें हैं, ठीक, ये प्लेटें तीन प्रकार से सरकती हैं, मतलब तीन प्रकार से उनका मूवमेंट होता है। एक तो ये आमने सामने, एक दूर जा रही हैं, और एक समांतर। ये तीन प्रकार के मूवमेंट से जो इंटीरियर मार्ग में फोर्स लगता है और उसके कारण सरफेस में चेंजेस आता है। तो वो चेंजेस जो है वो अंतर्जनित चेंजेस होता है दो प्रकार से, पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता, वोल्केनिज्म, ठीक है। अब पटल विरूपण के भी दो पार्ट है, एक वर्टिकल मूवमेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ठीक। तो हम आगे वाली स्लाइड में हम समझेंगे उसको। अब बहिर्जनित, तो बहिर्जनित में आसान भाषा में हमने फ्लो चार्ट बना रखा है, उसी फ्लो चार्ट से आप आसानी से समझ जाएगी कि जो पूरा जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो कैसे होता है। अंतर्जनित एंडोजेनिक तो समझ लिया, अब बहिर्जन जो है, जैसे आपका ज्वालामुखी फटा, अब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा निकलता है, मैग्मा बाहर आके लावा बनता है, और लावा ठंडा होके आग्नेय चट्टान बनता है, और आके आग्नेय चट्टाने का अपक्षय होता है, मतलब आग्नेय चट्टाने टूटती है, वो टूटने के बाद उनका अपर्दन, वो खिसकती है, खिसकने के बाद परिवहन होता है, जैसे नदी में पानी उसको बहा के ले जाता है, उसके बाद वो निक्षेपित होती है, निक्षेपण होता है, उसके बाद निक्षेपण के कारण कई सारी चट्टानें ऊपर मतलब एक क्रम में जमती है, और इस जमने के कारण ये शेल निर्माण, और शेल निर्माण के बाद अवसादी शेल निर्माण होता है, मतलब ये आग्नेय चट्टानें ये अवसादी चट्टानों में चेंज हो गई। उसी अवसादी चट्टान से तापमान, दाब और आयतन अगर बढ़ता है तो वही चट्टानें कायांतरित चट्टानों में चेंज हो जाती हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट, एक सिंपल वे में जियोमॉर्फिक प्रोसेस समझने के लिए, जो इंडोजेनिक एक्सोजेनिक जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए ये आसान भाषा में एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। उसके बाद हमने ये चीज देखी, ठीक है, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। आप आगे आने जो लेक्चर का पार्ट है आगे समझोगे। अब
हम समझेंगे पटल विरूपण। देखो पटल विरूपण में डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है, क्या है? तो देखो पटल विरूपण पृथ्वी की ऊपरी परत जो है वो लिथोस्फीयर है, जो कई टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हैं। ये प्लेटों धीरे धीरे मूवमेंट करती हैं। क्या करती है? धीरे धीरे मूवमेंट करती हैं, और इन्हीं मूवमेंट की वजह से प्लेटों की गति, टकराव, दूर जाना, फिसलना, इसी से पटल विरूपण होता है। ठीक है, और बड़े भू आकृतिक रूप, पर्वत और महाद्वीप बनते हैं। ठीक, आपने अगर मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अगर देख लिया तो जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है 11th क्लास की, उसके बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोई अलग से पढ़ा नहीं रहा हूं। मैंने भी कंटेंट कुछ एनसीईआरटी से, कुछ अन्य बुक से उठाया है और ये 2 लेक्चर बनाए हैं। ये 2 लेक्चर हैं वो आपके फिजिकल ज्योग्राफी को बिल्ड करने में, फॉर्मेशन करने में बड़े सहायक होंगे। तो प्लीज ये 2 लेक्चर 1 और 2 आपको देखना है, ताकि आपका फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बिल्ट हो। अब देखो पटल विरूपण जो है वो कैसे प्लेट के मूवमेंट से होता है। अब प्लेट के मूवमेंट से होता है तो 2 तरीकों से होता है। एक वर्टिकली मूवमेंट होता है जो बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है, और ये धीरे धीरे में महाद्वीप बनते हैं। क्या बनते हैं? महाद्वीप या द्वीप बनते हैं। ठीक, अब देखो ऊपर उठना या नीचे खिसकना, वही वर्टिकल मूवमेंट है, या तो ऊपर उठेगा या नीचे देखेगा, और इसी को हम वर्टिकल बोलते हैं। तो और ये धीमी गति से होता है, तो बड़े क्षेत्र बनते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, और इससे क्या क्या बनता है? तो महाद्वीपीय उत्थान होता है, बड़ा भूभाग ऊपर उठता है और महाद्वीप पठार बनते हैं। उसके बाद अवमन अवमन अवनमन धसना, बड़े अवसादी क्षेत्र बनते हैं, जैसे बेसिन, समुद्र का फैलाव होता है। उसके बाद समुद्र तल का उठना, मतलब भूमि समुद्र से बाहर आती है, जैसे ज्वालामुखी और अन्य कई कारकों से, तो द्वीप या महाद्वीप बनते हैं। ठीक है, द्वीप या महाद्वीप बनते हैं। और सीधा सा मतलब है कि वर्टिकल मूवमेंट क्या करता है? महाद्वीपों का फॉर्मेशन करता है, महाद्वीप बनाता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो 3 टाइप से है। जैसे प्लेट है, तो प्लेटें जो हॉरिजॉन्टल खसकती है तो वो 3 टाइप से खसकती है। एक तो वो टकराती है, एक दूर जाती है, ठीक है, और एक घिसती है, मतलब समांतर खिसकती है। अब इसमें घर्षण होता है, और ये जो अगर प्लेट है कहीं, तो वहां भूकंपीय क्षेत्र होगा, ठीक है, और भीषण या विनाशकारी भूकंप आएंगे वहां पर। उसके बाद ये जो है, ये प्लेट जो है वो प्लेट इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, तो ये टकराव हो रहा है अधब। तो टकराव कंप्रेशन होता है, तो 2 प्लेटें आमने सामने आती हैं, अवसादी परतें दबकर मुड़ जाती हैं, मतलब मोड़दार पर्वत का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये पर्वत का फॉर्मेशन कर रही हैं कौन? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक, तो ये फोल्ड माउंटेन बनाते हैं, जैसे हिमालय है, एंडीज हैं, या आप रोकीज हैं, ये फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद दूर जाना, तो प्लेटें अलग अलग होती है, भूपर्पट में भ्रंश बनते हैं, फॉल्ट बनते हैं, और क्या निर्माण होता है? तो ब्लॉक पर्वत। अब ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? देखो ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं कि अगर ये एक जैसी जमीन है, अब ये पार्ट और ये वाला पार्ट नीचे धस जाएगा, तो ये वाला पार्ट नीचे धस गया, तो ये जो ऊपर रह गए, ये जो है ये माउंटेन कहलाएंगे ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। ठीक, या रिफ्ट घाटी, तो ये जो बीच वाला है वो रिफ्ट घाटी कहलाएगा, और ये आसपास है वो ब्लॉक माउंटेन कहलाएंगे। अब विंध्याचल और सतपुड़ा, ये ब्लॉक माउंटेन के अच्छे उदाहरण हैं इंडिया में। उसके बाद फिसलना, तो प्लेट एक दूसरे के समांतर फिसलती हैं और भ्रंशकाय भूकंप क्षेत्र बनते हैं। मतलब सीधा सा मतलब है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में पर्वतों और भ्रंशजनित आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पटल विरूपण का हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्ट समझ लिया। नहीं समझ में आए तो आप रिवर्स करके, पॉज करके अच्छे से समझें। आगे बढ़ते हैं। एक देखो, एक है अपक्षय, एक है अपर्दन, एक है निक्षेपण। ये तो सर समझ में आ गया, पर ये मास मूवमेंट क्या है? मास मूवमेंट क्या है? तो ये मास मूवमेंट होता है कि अपर्जन जो है वो हवा, पानी और प्लस गुरुत्वाकर्षण से जो सरफेस पे चेंजेस होते हैं,
उसको हम अपर्दन या इरोजन बोलते हैं। और बृहद संचलन या मास मूवमेंट में ये हवा पानी जो है उसका असर नहीं होता है। मास मूवमेंट किसको बोलते हैं कि ये मान के चलो ये पत्थर पड़े हैं और ये पत्थर जो है वो गुरुत्वाकर्षण, केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये मुख्य हीरो यही गुरुत्वाकर्षण है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान पर पड़े हैं, उसकी प्रवणता ज्यादा है, तो यहां से ये खिसकते हैं, तो ये जो मूवमेंट होता है ये मूवमेंट कहलाता है मास मूवमेंट, जो केवल केवल गुरुत्वाकर्षण से होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो मास मूवमेंट के जो कारक हैं वो क्या है, तो नीचे आधार का हटना, और ये जो डायग्राम बताता है वो एक लाइन में समझा देता हूं कि ये मान के चलो घाटी है, यहाँ कोई पत्थर पड़ा है और यहाँ कोई प्रतिरोध है उस पत्थर का, एक छोटा पत्थर और पड़ा। अब ये पत्थर जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका बल, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका बल ज्यादा है। ठीक, और ये जो प्रतिरोध है इसका बल कम हो गया, इसका बल बढ़ गया, इसका बल कम हो गया, तो ये पत्थर जो है वो लुढ़क कर यहां आ जाएगा। और यही इस डायग्राम का सार है कि ये जो प्रतिरोध अगर कमजोर हुआ और बल अगर पावर में आएगा तो ये मूवमेंट होगा या संचलन होगा, मूवमेंट होगा या संचलन होगा। ठीक है, अब कारक क्या है, तो आधार हटना, मतलब यही आधार था जो प्रतिरोध के रूप में था, वो हट गया, मतलब मूवमेंट हो रहा है। भूकंप कंपन से मूवमेंट होगा, अत्यधिक वर्षा और स्नेहन से मूवमेंट होगा, अगर वनस्पति विनाश होगा, ये से वनस्पति जो है वो मिट्टी को रोके रखती है, वो अगर विनाश होगी तो भी मूवमेंट होगा या मास मूवमेंट होगा। ठीक है, तो मूवमेंट जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है और इरोजन जो है वो हवा पानी के कारण होता है। इरोजन को हम आगे से अच्छे से समझेंगे। ठीक, मंद संचलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो मंद संचलन, जैसे एक एग्जांपल बता दूं कि ये खंबे लगे हुए हैं, ये खंबे जो है वो यहाँ थे पहले, ठीक है सीधे, अब ये घाटीनुमा क्षेत्र के कारण ये खंबे धीरे धीरे यहाँ आ गए, ये होता है स्लो मूवमेंट। ठीक, मास मूवमेंट के दो प्रकार की, मास मूवमेंट के दो टाइप हैं, एक स्लो है एक रैपिड है, एक स्लो है एक रैपिड है। ठीक, तो ये स्लो मैंने बता दिया कि एक एग्जांपल कि ये धीरे धीरे खंबे जो है वो इस तरफ झुक गए, इस तरफ, क्यों, क्योंकि ये एक घाटीनुमा क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद रैपिड मूवमेंट, तो प्रदा का प्रवाह, कीचड़ का प्रवाह जो अत्यधिक ज्यादा तेज होता है और ये विनाशकारी होता है, जैसे फ्लड आता है तो ये तीव्र संचलन होता है। ठीक है, रैपिड मूवमेंट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हमने मास मूवमेंट देखा, देखो हमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने तत्व देखी, ठीक, ऑक्सीजन, ठीक है, O2, सिलिकॉन, ठीक, वो सारी चीज देखने के बाद हमने खनिज देखा, खनिज का वर्गीकरण के आधात्विक है आधात्विक है। उसके बाद शेल, तो शेल में देखा हमने आग्नेय, ठीक है, अवसादी, और ये कैसे बनते हैं वो भी नहीं देखा कि आग्नेय शेल ज्वालामुखी के फटने और लावा निकलने के बाद लावा के ठंडे होने पर आग्नेय शेल बनती है। आग्नेय शेल से अवसादी शेल कैसे बनती है तो वो आगे और पढ़ेंगे। उसके बाद कायांतरित शेल, ठीक, ये मोटा मोटा देख लेता। उसके बाद मास मूवमेंट देखा कि ये मास मूवमेंट जो है वो एक शॉर्ट नोट के टाइप आप लिख लेना कि मास मूवमेंट पर जिम्मेदार होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और ये जो जो अपर्दन पर जिम्मेदार होता है वो हवा पानी और गुरुत्वाकर्षण। ठीक, तो ये सारी चीज हमने अभी तक पढ़ी है। हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का धरातल स्थिर नहीं है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के कारण प्रक्रियाएं लगातार बदलती रहती हैं, डिपोजिशन होता रहता है, इरोजन होता रहता है और वेदरिंग होती रहती है। ठीक है, तो धरातल स्थिर नहीं है। अब स्थल रूप के विकास की जो मूल प्रक्रिया है वो है अपर्दन, अपक्षय, अपक्षय के बाद अपर्दन, अपर्दन के बाद परिवहन, परिवहन के बाद निक्षेपण। मतलब अपक्षय मतलब टूटना। ठीक, टूटे हुए जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको खिसकाना, अब वो खिसक जाए तो वो उसमें मूवमेंट आ जाता है और वो चलने लगते हैं, तो परिवहन, और परिवहन से वो कहीं तो रुकेंगे,
तो रुकने को बोलते हैं हम निक्षेपण, जमाव। ठीक है, जमाव। ठीक है, स्थल रूप विकास की मूल प्रक्रिया जो है वो यही है। अब भू आकृति किसको बोलते हैं? तो लैंड फॉर्म एक छोटे भूखंड को बोलते हैं, और लैंडस्केप जो छोटे छोटे भूखंड है उनके समूह को लैंडस्केप बोलते हैं। और संतुलन तो जो कहीं अपरदन हो रहा है तो कहीं निक्षेपण हो रहा है। तो ये जो है ये दोनों प्रक्रियाएं पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखती हैं। मतलब कहीं नीचे जो धरती है वो घिस रही है हवा पानी और सारी चीजों से, तो कहीं वो जमाव हो रहा है तो निक्षेपण हो रहा है, मतलब संतुलन बना रहता है इन अपर्दन निक्षेपण के कारण। ठीक, प्रत्येक भू आकृति का एक इतिहास होता है और समय के साथ उसका रूप बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अपक्षय। तो अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। अपक्षय का मतलब ही होता है टूटना, टूटना। ठीक है, पत्थर टूटते हैं, चट्टानें टूटती हैं। ठीक है, वो वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं पर वो टूटती हैं। किस कारण से? कोई तापमान में वृद्धि, मतलब भौतिक अपक्षय होता है। उसके बाद ऑक्सीकरण हो जाता है, कार्बोनेशन हो जाता है, मतलब वो चट्टानें घुल जाती हैं, तो वो रासायनिक अपक्षय। उसके बाद मान के चलो घोड़ा आ रहा है और घोड़े ने किसी पत्थर पे पैर रख दिया और वो टूट गया, तो वो किसके कारण? जीव के कारण टूटा। जैसे पौधे की जड़ें, तो वो भी जीवित है पौधे की जड़ें, उसके कारण अगर टूटना चल रहा है तो वो जैविक अपक्षय कहलाता है। जैसे घोड़े का उड़ा जो एग्जाम्पल दिया मैंने, सूक्ष्म जीव के कारण चट्टानों को टूटना जो है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग या जैविक अपक्षय कहलाता है। तो फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, 3 प्रकार से जो है वो वेदरिंग या अपक्षय होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अपरदन। ठीक, तो अपरदन जो है वो टूटे हुए को मूवमेंट देना, बहा कर ले जाना। ठीक है, वो है अपरदन। ठीक है, तो इरोजन मतलब ये चलती प्रक्रिया है। ठीक, तो ये टुकड़े टूटे हैं, अपक्षय हुआ उनका और ये बहा कर ले जा रही हैं, तो ये प्रक्रिया है अपरदन। ठीक है, जैसे अपरदन किन किन कारणों से होता है? तो जल से होता है, वायु से होता है, हिमनद से होता है और गुरुत्वीय अपरदन होता है। उसके बाद निक्षेपण। तो अपरदन जो हुई है चीजें वो किसी न किसी कारण से कहीं तो रुकेगी और वो रुकेगी, उनकी पोजीशन चेंज होगी तो वो डिपोजिशन कहलाएगा, और डिपोजिशन ही निक्षेपण होता है, मतलब जमाव। ठीक है, निक्षेपण वह प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें अपरदन द्वारा लाए गए कण, रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि जब परिवहन करने वाली शक्तियां जो है वो कमजोर पड़ जाती हैं तो किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं, तो वो निक्षेपण कहलाता है। और किन किन कारणों से होता है? तो ये नदी का स्लो हो जाना, हवा का स्लो हो जाना, हिमनद, समुद्र, ये सारी चीजें इनके कारक हैं। जैसे नदी में डेल्टा बन जाना, बाढ़ के मैदान बन जाना, बालू के टेले बन जाना हवा के कारण, जो रेगिस्तान में, हिमनद में मोरैन बन जाना, पहाड़ी क्षेत्रों में समुद्र तट जो है वो चेंज होता है, वो जो है वो निक्षेपण होता है। अब ये निक्षेपण और अपरदन के कारण कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं वो लिस्ट दे रखी है। जैसे नदी में गार्ज बनते हैं, कैनियन बनते हैं, वेसर बनते हैं अपरदन के कारण। मतलब एक तरफ तो अपरदन होता है, मतलब कटाव होता है, और उन कटाव के कारण आकृतियां बनती हैं। ठीक, और एक और जमाव होता है, निक्षेपण जिसको बोलते हैं, और इस निक्षेपण के कारण भी आकृतियां बनती हैं। तो वो जैसे डेल्टा बनना, जडोट बंक बनना, गोखुर झीले बनना, ये निक्षेपण के कारण आकृतियां बनी हुई हैं। तो ये पढ़ेंगे हम आगे कि अपरदन के कारण कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, नदी, भौमजल, हिमनद, तरंगे, पवन, इनके कारण। उसके बाद निक्षेपण में नदी, भौमजल, हिमनद, तरंगे, पवन के कारण निक्षेपित से कौन सी आकृतियां बनती है वो हम चीज आगे पढ़ेंगे। अब देखो, निधि का अनुदैर्ध्य प्रोफाइल, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ रिवर। युवावस्था, ठीक, यूथ में ये भाग ही यूथ का, उसमें वी आकार की घटिया बनती है, उथली वी आकार की, और जलप्रपात होते हैं। बाढ़ के मैदानों का अभाव होता है इसमें, क्योंकि यहाँ सकरी सकरी घाटियों में ये नदी बह के आती है। उसके बाद यहाँ से जो है वो चालू हो जाता है प्रौढ़ावस्था, मेच्योर लेवल, सॉरी, मेच्योर लेवल चालू हो जाता है। अब गहरी वी आकार की घटिया और विस्तृत बाढ़ मैदान, ये थोड़ा सा चेंजेस हैं। यहाँ गहरी नहीं है, यहाँ गहरी है। ठीक है, ये गहरी आकार की वी आकार की घाटियां बनती हैं,
और यहाँ उथली बनती हैं। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, ये उलट पुलट है, यहाँ उथली कर लेना और यहाँ गहरी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ गहरी वी आकार की घाटियां बनती हैं पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, जैसे कई पहाड़ों में ये इस टाइप से ये खड़े ढाल बन जाते हैं और उसके बाद यहाँ नदी बहती है, तो ये जो है वो गहरी घाटियां बनती हैं। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र में, युवा अवस्था में। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में उथली घाटियां बनती है, वी आकार की घाटियां, विस्तृत बाढ़ के मैदान बनते हैं और विसर्प का निर्माण होता है। ये जो नदी जा रही है, ये विसर्प का निर्माण कर रही है। ये कभी नदी यहां तक बहती थी, पर ये फिर डायरेक्ट बहने लगी, तो ये क्षेत्र अलग हो गया, तो ये लेगुन झील कहलाएगा, ठीक है। तो और वृद्धावस्था में क्या होता है, वो मंडढाल, विस्तृत बाढ़ के मैदान नहीं होंगे वहां, और ये गोखुर जिले, डेल्टा ये बनाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं नदी अपर्दन घाटियों का निर्माण। मतलब नदी अपर्दन में क्या होता है, जैसे हम क्या क्या देखते हैं, हम अपर्दन से क्या स्थलाकृति बन रही है और निक्षेपण से क्या स्थलाकृति बन रही है, और नदी में अपर्दन से, हिम अपर्दन से, जो वायु अपर्दन से या समुद्र अपर्दन से ये क्या स्थलाकृति बन रही है, वो चीज देखे हैं। तो नदी अपर्दन से घाटिया का निर्माण होता है, जैसे ये गार्ज घाटी, मतलब ये 90 डिग्री के समान इसकी आसपास की घड़ी ढाल है, तो ये गार्ज कहलाती है। और ये जो शुरुआत होती है यूथ में रहती है नदी, वहां होता है गहरी सकरी घाटिया, तीव्र ढाल वाले पार्श्व इसके आसपास, और चौड़ाई दल और ऊपरी भाग में लगभग समान होती है। यहाँ भी समान है तो यहाँ भी समान है। उसके बाद केनियन किसको बोलते हैं, तो केनियन जो है वो खड़ी ढाल वाले किनारे हैं। ऊपरी भाग तल की अपेक्षा जो है, ऊपरी भाग बड़े होते हैं तल की अपेक्षा, ठीक है। तो ऊपरी भाग बड़े होते हैं, ऊपरी भाग तल की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है, ठीक। सोपान का आकार के मतलब ये जो भाग है ये कितना चौड़ा है, यहाँ कितना चौड़ा है, ये केनियन है, ये गार्ज है। और ये किस कारण बना है, नदी के अवर्दन के कारण। यहाँ आसपास से ये जो है पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे तोड़कर ले जा रही हैं, ठीक। आगे चलते हैं, ये नदी आ गई और यहाँ जैसे ये मोड़दार पत्थर को काट दिया इसने, ये गंभीरीभूत विसर्प है या नदी वेदिकाएं हैं। गंभीरीभूत विसर्प जो इंसाइट मिंसर है, जब नदियां कठोर चट्टानों में क्षैतिज या पार्श्व कटाव करती हैं, ये कटाव के कारण हुआ, तो गहरे और विस्तृत विसर्प बनते हैं। उसके बाद जो रिवर टेरेंस बनते हैं, वो यह पुरानी नदी घाटियों के तल के चिन्ह, ये मूल रूप से अपर्दित स्थलों हैं जो बाढ़ के मैदानों के लंबवत अपर्दन थे, जैसे ये। तो ये रिवर, ये सीढ़ी नुमा जो आकृति बनी है, ये जो है वो है नदी वेदिकाएं, और ये जो है वो है गंभीरीभूत विसर्प, ठीक है। अब गंभीरीभूत विसर्प। अब निधि विसर्प और गोखुर झील का निर्माण, देखो 3 प्रकार के निर्माण होते हैं। एक तो ये युवावस्था में है तो गार्ज और केरियन। उसके बाद दूसरा जो प्रौढ़ावस्था में मेच्योर लेवल में आ जाती है नदी, तो ये सी वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है। उसके बाद वो नदी वर्षा ऐसे होते हैं और गोखुर झीलें बनती हैं इनसे। मतलब ये नदी ऐसे बह रही है, थोड़े साल में ये इस टाइप से घूम जाएगी और थोड़े साल में ये नदी मिल जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट बहने लगी, तो ये जो है वो झील का रूप ले लगी ठीक है। तो ये वेसर लूप के सिरे मिल जाते हैं तो गोखुर झीलें मिलती हैं। लेगुन नहीं, लेगुन, लेगुन बोला था मैंने, वो लेगुन नहीं, गोखुर झीलें बनती हैं, ठीक है। गोखुर ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसको, ठीक है, जो उल्लू की आंखों के समान। उसके बाद नदी निक्षेपण, मतलब नदी अपर्दन हमने पढ़ लिया कि नदी अपर्दित होती है कि तो क्या क्या स्थलाकृति बनती है, ठीक है, जैसे गार्ज, टिकेनियन, ठीक है, विसर्प। अब नदी जो है वो निक्षेपित होती है तो 2 प्रकार की आकृतियां बनती हैं। एक जलोढ़ पंख बनते हैं। ये जलोढ़ पंख किसको कहते हैं, तो जब नदियां उच्च स्थलते मैदानों में प्रवेश करती हैं तो ये शंकु आकार का जो है वो आकृति बन जाती है, उसको जलोढ़ पंख, ये पंख के आकार का है तो पंख कहते हैं उसको। उसके बाद डेल्टा, ठीक, नदी जो है वो बूढ़ी होगी, अब धीरे 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 वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, तो वो धीरे धीरे जो उसके
जो अवर्दित करके जो लाई हुई चट्टाने हैं वो वहां छोड़ देती है और समुद्र में मिल जाती हैं। अब वो वहां छोड़ती है तो वो एक बड़ा सा कंकड़ पत्थर वहां जमा हो जाते हैं और जो नदी है वो कई धारिकाओं में बढ़ जाती है, तो वो उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक, एक नदी तीव्र ढलान में आती है और डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है तो उसको बोलते हैं एस्टुरी, पर धीरे धीरे आती है तो डेल्टा बनता है। तो नदी के सागर में मिलने पर बना निक्षेप जो जमा हुआ जो क्षेत्र है वो डेल्टा कहलाता है। यह व्यवस्थित और स्तरित होता है और मुख्य नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। भौम जल, जो भूमि के जो नीचे जल है, जैसे वर्षा होती है वो भूमि में कई प्रकार से जल चला जाता है, तो वो यहाँ दर्शा रखा है। जैसे घोल रंध्र हैं, ये जो छिद्र हैं, इनके कारण नदी में सॉरी नदी में क्या, भूम जो भूमि के अंदर जल जाता है। उसके बाद डोलाइन, ठीक है, तो ये धीरे 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 ये तालाब है या कोई बांध है तो ये धीरे धीरे यहाँ जल रिसता है तो डोलाइन कहते हैं इसको। लेपिज, ठीक है, जो ये दरारें हैं ये लेपिज कहलाती हैं। ठीक, और ये कहाँ होता है, ये चूना पत्थर जो है लिमस्टोन जो है उनके क्षेत्रों में होता है। जो वर्षा जल में घुला कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूना पत्थर को घोल देता है, इसके कारण ये जल रिसता है नीचे, है ना। उसके बाद कंदराए और निक्षेपण, तो ये जो निक्षेपित होती आकृतियां हैं, तो एक स्टेलेक्टाइट मतलब ऊपर से लटका हुआ वह स्टेलेक्टाइट कहलाता है। जो नीचे से जो भाग है वो स्टेलेग्माइट कहलाता है। और जो जुड़ा है दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी, वो कंदरा स्तंभ कहलाता है। देखो ये जो है ये स्टेलेक्टाइट है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और ये जो खड़े स्तंभ है पर ये ऊपर जो है टच नहीं कर रहे हैं, वो स्टेलेग्माइट कहलाते हैं। और ये जो ऊपर और नीचे दोनों को टच कर रहे हैं वो पिलर्स या कंदरा स्तंभ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हिमनद, तो हिमनद सरकती हुई बर्फ या ग्लेशियर। ठीक है, तो इसको भी जैसे सर्क किसको बोलते हैं, तो एक कुर्सीनुमा अवसाद इकट्ठा हो गया उसको हम सर्क बोलेंगे। उसके बाद हार्न, एक नुकुला पिरामिड जैसे चोटी होती है वो उसको हम हार्न बोलेंगे। उसके बाद ये यू आकार की घाटियां बन जाती हैं, बर्फ द्वारा निर्मित चौड़िया घाटियां। उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो कॉन्सेप्ट है गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल पर बहती हुई हिम अनहति जो है वो इसका कोर कॉन्सेप्ट है। इसके कारण जो है हिमनद जो है वो अपरदित होता है। हैंगिंग वैली किसको बोलते हैं, तो मुख्य घाटी के ऊपर लटकती हुई सहायक घाटियां जो है वो हैंगिंग वैली कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। हेमनद के निक्षेपण, जैसे ये अपर्दन है, ये अपर्दन है और ये निक्षेपण है। अब निक्षेपण में ये जैसे भाई बर्फ पिघली और यहाँ आई और इसके साथ मिट्टी यहाँ जमा हो गई तो अंतस्थ हिमोट कहते हैं उसको। उसके बाद ये साइड में अगर जमा हो गई तो इसको पार्श्व हिमोट कहते हैं। और ये छोटे छोटे टीले बन गए तो ड्रमलीन कहते हैं इसको। उसके बाद ये इससे सांपनुमा जो आकृति बन गई और ये जो ऊपर उभार है उसको एस्कर कहते हैं। ठीक, तो एस्कर क्या, बर्फ के नीचे बहने वाली जलधाराओं द्वारा जमा की गई रेत और बजरी लंबी कटकी जो है वो एस्कर कहलाती है। उसके बाद ड्रमलीन, ड्रमलिन किसे कहते हैं, तो ये अंडाकार भाग हैं उनको हम ड्रमलीन कहते हैं। और ये जो है वो हिमनद के बहाव की दिशा बताते हैं। ठीक है, उसके बाद तटीय स्थल रूप, तो तरंगे और धाराएं। ठीक है, तो ये क्रेक दरार, सबसे पहले दरार होती हैं, उसके बाद गुफा बनती हैं, कंदरा बनती हैं, उसके बाद ये गेट सा आर्च बनता है, मेहराब जो आर्च कहते हैं, मेहराब या आर्च आर्च बनता है। और आर्च के बाद ये ऊपर से टूट जाता है तो ये खंबा रह जाता है, उसको स्टे कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको स्टे कहते हैं। उच्च चट्टानी तट, यहाँ अपर्दन प्रमुख है। भृंगु खड़े ढाल वाले तट जो है वो भृंगु कहलाते हैं। उसके बाद क्रमबद्ध तुतरार, कनंदरा, मेहराब और स्टेक, ये एक हायरार्की है कि पहले ये बनेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये और इसके बाद
ये बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तटीय निक्षेपण। तटीय निक्षेपण में क्या होता है कि जो समुद्र रेत बहा के लाती है, तो ये एक रोधिका बनती है। सबसे पहले बाढ़ तट के समानांतर रेत की कटक, ठीक है, तो ये बनती है। उसके बाद पुलिन, तो ये आगे का भाग जो है ये पुलिन बीच बनता है। ठीक, उसके बाद जो ये समय के साथ ये जमा होता है और जमा होने के कारण बीच में पानी रह जाता है, तो उसको हम लेगून बोलते हैं। ठीक, अगर स्पीड ये जो है वो खाड़ी से जुड़ा एक नुकीला भाग है जो बढ़ रहा है, मतलब ये समुद्र जो है वो रेत ला रहा है और यहाँ जमा कर रहा है, और ये जमा करते 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 यहाँ टच हो जाएगा और ये फिर से क्या बन जाएगा, लेगून बन जाएगा। ये समुद्र की पड़ोस की झीलें हैं जो लेगून कहलाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद मरुस्थल का शिल्पकार, तो बेटी बंट, बालू के टिब्बे, आगे पढ़ते हैं। देखो, पर्दनात्मक स्थिल रूप ये रेगिस्तान में होता है। एक पेडिमेंट होता है कि ये पहाड़ था, ये अपर्दित हो के गायब हो गया और एक मैदान बन गया, तो उसको बोलते हैं हम पेडिमेंट। ठीक है, ये पर्वतीय अग्रभाग है। ठीक है, ये आगे का भाग है फेस है जो पहाड़ का। ठीक है, उसके बाद पेडिमेंट। ठीक, तो पर्वतों के पाद मतलब जो फुट है, उस फुट के यहाँ स्थित मलबे रहित या मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल, यह पर्वतीय अग्रभाग के क्षैतिज अवर्धन हॉरिजेंटल इरोजन से बनते हैं पेडिमेंट। ठीक है, उसके बाद प्याला, तो ये मैदान बनते हैं और मैदान में ये जल भर जाता है, तो ये झील नुमा बन जाते हैं और ये झील शॉर्ट टाइम के लिए रहती हैं, सूख जाती हैं। तो सूखने के बाद ये यहाँ सांद्रीकरण होता है और ये नमक बनता है और नमक इसी तरह निकलता है। ठीक है, जैसे राजस्थान की सांबर झील, तो ये इसी का परिणाम है। उसके बाद पवन का विनाशात्मक कार्य, मतलब तो गर्त और छत्रक। ठीक, तो गर्त ये भाग है, ये हवा चलते चलते रेत को उड़ा कर ले गई और ये गर्त बन गया। और छत्रक जो है वो नीचे का भाग गायब कर रही हवा। ठीक है, और ऊपर हवा का प्रेशर इतना नहीं है, तो ऊपर घुमच के आकार का भाग रह गया और नीचे ये गायब हो गया, तो ये छत्रक बन गया। ठीक, छत्रक से मशरूम रॉक बोलते हैं इसको। ठीक है, मरुस्थलों में पवन द्वारा चट्टानों का निचला भाग ऊपरी भाग की तुलना में अधिक शीघ्रता से कटता है, तो ये छत्रक कहलाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये जैसे भाई हवा चल रही है और हवा की दिशा में ये नुकीले टेले टाइप बन जाते हैं, तो उनको हम बरखान कहते हैं। उसके बाद परवलयी, तो परवलयी जो है वो जहाँ वनस्पति पाई जाती है, वो जो आकृति है वो बरखान से बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है, वनस्पति अगर नहीं पाई जाती हैं तो वह बरखान बनते हैं, नहीं तो परवलयिक बनते हैं, पैराबोलिक बनते हैं, जो बरखान के बिल्कुल विपरीत है। ये नुकीले हिस्से इधर आएंगे, हवा इधर से चल रही है, और ये नुकीले हिस्से इधर आएंगे और हवा इधर से चले, मतलब हवा की और नुकीले हिस्से होंगे और ये हवा के विपरीत नुकीले हिस्से होंगे। उसके बाद सीप बरखान की बात है, लेकिन केवल एक ही भुजा होती है। ठीक है, ये भुजा एक। उसके बाद अनुदैर्ध्य पवन की दिशा स्थायी होने पर लंबे कटक बन जाते हैं। ठीक है, ये कटक तो ये लॉन्गिट्यूडिनल कहलाते हैं। उसके बाद अनुप्रस्थ प्रचलित पवन की दिशा में के समकोण 90 पर एक अवरोध बन जाता है, तो ये ट्रांसवर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था जियोमॉर्फोलॉजी का। हम जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। जियोलॉजी का हम लेक्चर देखिएगा। ठीक, और ये जियोमॉर्फोलॉजी हमने कंप्लीट की कि अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण और मास मूवमेंट क्या-क्या होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड किए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।